अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ों पे आज बात करनी है। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि पंजाब असम्बली की डिसोल्यूशन के बाद एक बिल्कुल जो मंज़रनामा है, उसमें तब्दीली हमें नज़र आ रही है और उसमें बल्कि पोज़ीशनिंग भी चेंज हो गई है। और पोज़ीशनिंग इस तरह चेंज हो गया है कि जो इमरान खान साहब का एक नैरेटिव था, वो हमने देखा कि उसके अंदर उनको काफ़ी तक़वियत मिली है। दूसरी एक बात जो एक इंटरव्यू में फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कही है कि उनको उनकी ख़्वाहिश है कि क्यू लीग जो है वो मर्ज कर ले पीटीआई के अंदर। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और साथ-साथ कराची में आपको मालूम है कि आज सिंध के साथ मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें भी ख़ास तौर पे कराची के जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं, वो आज ख़बरों में रहेंगे सारा दिन। उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और हमने देखा है कि एमक्यूएम ने बायकॉट कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो फेडरल जो गवर्नमेंट है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। ये क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है? और फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब शहबाज शरीफ साहब को भी फेस करनी पड़ेगी। और क्या इसके बाद, इस पूरी सिचुएशन के बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? फिर आज हमने एक और ज़रा वीडियो भी देखी, आप सब लोगों ने देखी होगी। साबिक आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो दुबई की सड़कों पे स्पॉट किए गए और आज हम ये भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ब्लडी सिविलियन का जो सफ़र है, वो कैसा गुज़रा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक चीज़ जो है, वो हमने आज ज़रा डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ़ करा दूँ जनाब, हमारे बहुत ही मोहतरम सुहैब मरगूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। उनसे आज ज़रा बात करेंगे। लेकिन सुहैब भाई, सबसे पहले तो आपको सलाम और साथ ही सलाम के वालेकुम साथ सलाम। मैं आपको एक शेयर करता हूँ न्यूज़ और वो है डॉन की। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉन की ये खबर है। ये कह रहे हैं कि ईरान एक्ज़िक्यूट्स ब्रिटिश इरानियन एक्यूज़्ड ऑफ स्पाइंग। ये एक शख्स हैं जो ईरानियन हैं लेकिन ब्रिटिश सिटीज़न थे और ये डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर थे। और इनको मैं पहला एक पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ कि ईरान हैज़ एक्ज़िक्यूटेड अ ब्रिटिश इरानियन नेशनल हू वंस सर्व्ड एज़ इट्स डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर. Its judiciary reported on Saturday, defying calls from London for his release after he was handed the death sentence on charges of spying for Britain. ये ब्रिटेन के लिए स्पाई कर रहे थे और आपको याद होगा जो उनके जो एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे फ़खरीज़ादे, उनकी जब असैसिनेशन हुई थी तो उसमें इनको इन्वॉल्व उन्होंने पाया और उन्होंने देखा और इसके ऊपर केस चला और उसको फाइनली डिस्पाइट ऑल देयर अपील्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की, आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इसको कंडेम किया है। इसके बावजूद उन्होंने इसको बंदे को फांसी दे दी है और उन्होंने किसी भी चीज़ को दरख़ुर एतना नहीं समझा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह के जो क्राइम्स हैं, उनकी सज़ा पाकिस्तान में भी मिलनी चाहिए लोगों को या नहीं मिलनी चाहिए? सर पहले तो इस पे हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि सज़ा के किस चीज़ को वो अपना वेस्ट जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। एक ये कि सज़ाए मौत को क्रिटिसाइज़ कर रहा है या इस चीज़ को कर रहा है कि वो ब्रिटिश नेशनल थे, ब्रिटेन बाय बर्थ थे तो उसकी वज़ह से कर रहा है। एक्चुअली दोनों चीज़ों की वजह जो से, दोनों चीज़ों की हाँ, वजह से जो कि हाँ, एक तो ये कि चूँकि वो हुँ, पकड़े गए और वो हाँ, बहुत वही। बड़े एक साइंटिस्ट थे हुँ, जिसके जी। केस में वो पकड़े गए, अच्छा, तो जहाँ इसलिए तक तो सज़ाए मौत है, ये सिंगापुर में भी है और कई मुल्कों में सज़ाए मौत दी जा रही है। इंडिया ने अजमल कसाब को सज़ाए मौत दी, तो सज़ाए मौत का तो एक परसेप्शन वर्ल्ड वाइड मौजूद है, जिसको वो समझें कि ये स्पाई कर रहा है, उसको सज़ाए मौत दी जा सकती है। अब हम आपके इस सवाल के दूसरे पहलू की तरफ आते हैं कि इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन पर एक एलिगेशन साबित हो गया और वो क्यों हुआ? अच्छा, वेस्ट हमेशा अपनी चीज़ों को छुपाता है। आप देखें कि जी सऊदी अरब में एक बड़े मशहूर अमेरिकन वेस्टर्न स्पाई थे, सारे जानते हैं उसको, तो वो जो हुँ, तो वहाँ पे 15-20 साल रहे और हुकूमतों में भी रहे, बड़ा मशहूर उनके किस्से हैं। इसी तरीके से इराक में देखें कि बड़ा मशहूर है, सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट ईरान में जो पहले मुसद्दक के ज़माने का था, हुँ, वो भी आपको जानते हैं कि खुद वेस्टर्न मीडिया ने लिखा कि स्पाई ने ही वहाँ पे एक हुकूमत को उल्टाया। हाँ, तो इस्लामी ममालिक में अभी अफ्रीकी मुल्क में भी ऐसा ही हुआ कि वहाँ पे भी एक अपना सदर का कत्ल हुआ सरबराह का और कहा जा रहा था कि इसमें हम एक सुपर पावर मुलविस है। लेकिन डर से कि ये सुपर पावर है, ये बड़ी ताकतें हैं, इस डर से जो है ना वो उनको सज़ाएँ नहीं दी जा रही थी। हुँ, जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ भी ये हुआ कि अपना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई, जैसे कहते हैं, तो उसको भी हम नहीं पेनलाइज़ कर सके कि जी वेस्ट नाराज़ हो जाएगा। आप देखें ना इमरान खान को हटाने के हुँ, पस मंज़र में मेन नुक्ता नज़र ये तो ओ जी फलाँ नाराज़ हो जाएगा, इसने फलाँ मुल्क से टसल ले लिए। तो ईरान ने ये प्रेसिडेंट तय कर दिया फांसी देकर
कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को वॉच करना है, हमारी फॉरेन हुँ, पॉलिसी, हमारा जस्टिस सिस्टम, ये दोनों चीज़ें आपस में कोलाइड कर रही हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए और जस्टिस की बालादस्ती के लिए। इसमें हमने किसी की सुपीरियॉरिटी, किसी के अपना वर्ल्ड पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर को नहीं देखना। तो ये इसको मैं इस पस मंज़र से देखता हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैसेज आपने कहा है कि उन्होंने दिया है, मैं असल में मैं ये चाह रहा था कि हम ज़रा इसमें अपने भी ज़रा ध्रुव-बीनी के अमल हाँ, से गुज़रें जी। कि हम अच्छा, लोग जो हैं एक देखें ना शकील अफरीदी, ओसामा बिन लादेन का जो केस हुआ था उसमें शकील अफरीदी आज तक वो बिहाइंड द बार्स है। अभी तक हम उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सके उसको किसी भी केस में हम उसको ये नहीं कर सके, सज़ा नहीं दे सके। कुछ भी सज़ा देते लेकिन जब हमने तय कर लिया कि वो उसने गद्दारी की, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ गया, उसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डैमेज किया, उसके बाद उसको भी नहीं हमने दी। उसके बाद अभी ये जो रीसेंट आप एग्ज़ाम्पल देख लें, जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसके जो किरदार हैं उनको भी पता नहीं हम क्या करेंगे कभी या नहीं करेंगे। बात तो ये है ना कि जब आप नेशनल जो क्राइम्स हैं, ख़ास तौर पे क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट, अगर आप उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? यही बात देखिए कुलभूषण इतनी बड़ी एग्ज़ाम्पल है। कुलभूषण का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल ही नहीं सकता था। चल इसलिए हुँ, नहीं सकता था कि उस कोर्ट में दोनों मुल्कों का राज़ी होना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया केस लेके गया। जस्ट हुँ, कोर्ट ने हमसे पूछा कि आप क्या केस को लड़ना चाहते हैं? मतलब आप इस चीज़ पे एग्रीड हैं कि केस को यहाँ पे चलाया जाए? पाकिस्तान की उस वक़्त की गवर्नमेंट ने कहा कि हम एग्रीड हैं। हुँ, और ना सिर्फ वो एग्री हो गए बल्कि उन्होंने एक ऐसा बयान भी दे दिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जो इस वक़्त आपके एक दोस्त मुल्क में तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दी कि हमने ये किया और फिर एक और जो लंदन में बैठे हुए हैं जिन पे इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका, जिन्होंने हुँ। वंदे मातरम का वहाँ पे गाया जी, जी। इंडियन चैनल पे। तो ये सारे लोग जितने भी दुनिया भर के बागी हैं वो दूसरे मुल्कों में आराम से तशरीफ़ फरमा होते हैं। और अपनी हरकतें करते रहते हैं। फिर जब उनका कोई जासूस पकड़ा जाता है, जैसे इस वक़्त रशिया हुँ, का भी वो कहते हैं हमने कुछ पकड़े में है, वेस्ट भी कह रहा है, अमेरिका में भी बेशुमार लोग बरतरफ भी हुए, कई जासूसी करते हैं। और सारी एम्बेसियाँ उन्होंने आधी-आधी खाली कर दी ये कह के कि ये रशियन स्पाइंग कर रहे थे हमारे रशिया हुँ, की। तो सर ये जो एक स्पाइंग का सिस्टम है हमारे यहाँ कमज़ोर है। हम देखिए ना हमने तो यहाँ से उठा-उठा के लोग दे दिए और ये मामला खुद पीस पार्टी के हुँ, जब फारूक लगारी साहब थे तो पहले वहाँ पे अमीर खान साहब भेजे गए थे। ये कह के कि ये तो जी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पे मर्डरर हैं। तो हम अपने जस्टिस सिस्टम हमारा जो है वो कमज़ोर तरीन है। हमें देखें हमें वो ये कहना चाहिए था कि हम ट्राई करते हैं इनमें। हाँ, आप लाओ केस यहाँ प्रोसीड करो, हम ट्राई करते हैं। जैसे अमेरिका ने हमारे जो पाकिस्तानी थे, उनको अमेरिका में ट्राई किया, बहुत से किया है, गुआंतानामो में बिल्कुल हमें किया। बंद भी हाँ, कर दिए। लेकिन हम ये नहीं उनको कह सके कि भाई साहब हमारा भी जस्टिस सिस्टम मौजूद है, हम ट्राई करते हैं। हाँ, हाँ, इसी तरीके से जब लंदन ने 2 कातिल हमारे हवाले किए तो उन्होंने हमसे एक कमिटमेंट ली कि आप इनको फांसियाँ नहीं देंगे, सज़ाए मौत हाँ, नहीं देंगे। हाँ, तो हम हाँ, कौन होते हैं उनको ये कमिटमेंट देने वाले जब हुँ, हमारे यहाँ लॉ मौजूद है, इंडिया तो नहीं देता। हाँ, तो हम हमारा जस्टिस सिस्टम भी कमज़ोर है क्योंकि हमारा फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है। अब हुँ, फॉरेन पॉलिसी में अगर ताकत होती तो हम यकीनी तौर पर अपने जस्टिस सिस्टम को भी इंटरनेशनल लेवल पे मज़बूत रखते। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर फॉरेन ठीक, पॉलिसी हमारी कमज़ोर नहीं होगी, हमारे मुल्क की स्टैंडिंग नहीं होगी, तो हम तो फिर इंटरनेशनली ऐसे होगा। इंसाफ़ नहीं ले सकते। आप देखें बिल्कुल ना, सही। आपने 2 नाम लिए, एक पे मुकदमा ही नहीं चल सका। शकील हाँ, जो हैं, उन पे हाँ, तो कोई मुकदमा ही नहीं चल सका। अभी तक कोई ये कहा गया कि हाँ, उन्होंने जासूसी की, ये बताया, वो बताया। लेकिन एक्चुअली उन पे मुकदमा नहीं चल सका। अच्छा, अंदरूनी मुल्क कानून की तो उन्होंने हमारी खिलाफवर्जी की, हुँ, कि वो कवर में एजेंट थे। अब चाहे उन्होंने अच्छे काम के लिए क्यों हम अब इसका हाँ, दूसरा पस मंज़र देख लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि हम अमेरिकन परसेप्शन को मान लें कि उसने टेररिज़्म को खात्मे में मदद हुँ, की। लेकिन लॉ को तो वायलेट किया ना, हाँ, लॉ बिल्कुल। को उन्होंने वायलेट नहीं, किया लेकिन तो लेकिन वायलेशन उसमें की है। उसमें विदाउट गोइंग इंटो द डिटेल्स मेरा ख़्याल है कि अगर कम से कम ये तो डिसीज़न तब होगा ना जब आप इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका केस चलेगा, ट्रायल होगा, फिर कोई भी फ़ैसला आ जाए। लेकिन जी, कम से हाँ, कम ट्राई तो करें ना फॉर हाँ, गॉड सेक। ट्राई नहीं कर या ये तो क्योंकि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी कमज़ोर है और अब तो हुँ, चूँकि हम इम्पोर्ट ही हो गए हैं, हमारी हुकूमत ही हाँ। इम्पोर्ट होके आ गई है, तो हमारी अब चलें इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड पॉलिसी इम्पोर्टेड की बात कर लेते हैं। अच्छा वैसे शोएब भाई आपकी आपकी एक एनालिसिस गलत हो गई ना, ये जो असेंबली आप कह रहे थे नहीं टूटेगी। हाँ, देखिए मेरी एक नहीं मेरी अपने कोई 40 साल एक 42 साल का मेरा जर्नलिस्टिक करियर है, उसमें मेरी 3 चीज़ें गलत साबित हुई हैं और अच्छा, उसमें 3 चीज़ों के गलत साबित होने में मेरी अपनी परसेप्शन का भी दखल है। क्योंकि हाँ। देखिए कुछ चीज़ें बंदा अपने एंगल से सोचता है कि मैं सोचता हूँ कि यार ये नहीं टूटना चाहिए थी। अब मैं आपको बताता हूँ 89 में मेरे पास सिराज मुनीर साहब आए। हुँ, उन्होंने कहा कि आपने एडिशन बना मरहूम, लिया। सिराज मुनीर साहब मरहूम। हाँ जी, हाँ, सिराज मुनीर साहब मरहूम मतीन हुँ, हाशमी साहब के बेटे मोअज़्ज़िज़ हाँ, हाँ, हाँ। अपना दानिश्वर थे, बड़ी किताबें लिखी हाँ, हैं बहुत उन्होंने। खूबसूरत आदमी था।
तो वो मेरे पास आए घर मेरे, उनका हुँ, सी ब्लॉक में घर था पुलियों के इस तरफ, मेरा डी ब्लॉक में घर था उनके दूसरी साइड पर। तो मेरे शाम को टहलते मेरे पास आए, कहते हैं कि जी आपने एडिशन बना लिया? मैंने कहा किस चीज़ पे? उन्होंने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ। 1 साल उनको हुआ था, हुँ, 89 की बात है, सितंबर का आगाज़ था। मैंने हाँ, जाना था सर कराची सितंबर में ही, तो मैंने उनको कहा एडिशन तो नहीं बनाया, मैंने कहा एमक्यूएम, यूँ मुक्का बना के उन्होंने कहा जकड़ दिया है। मैंने कहा किसने? हुँ, उन्होंने कहा जो जकड़ता है उसने जकड़ दिया है। अच्छा, हुँ, मैंने कहा फजलुर रहमान? उन्होंने कहा उनको भी मुक्का घुमा दिया उन्होंने, उनको भी ऐसे कर दिया है। मैंने कहा किसने? कहते हैं जो हुँ, करते हैं उन्होंने कर दिया है, मतलब हुँ, ग्राइंड कर दिया है। हुँ, अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें मेरी गलत निकली क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि नेचुरल अलायंस बनता है पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम का हाँ, क्योंकि सिंध में है। बाद में सोच बदल गई कि ये तो नेचुरल एनिमी है क्योंकि एक ही जगह पे रूल करना चाहते हैं वो। हाँ, अच्छा, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। दूसरा मेरा था कि फजल रहमान का नेचुरल अलायंस बनता है पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि भुट्टो साहब लिबिया के बड़ा करीब थे और उनके भी लिबिया के साथ काफ़ी लिंक्स थे उस ज़माने में फजल हाँ, रहमान की पार्टी हाँ, के। और जो कहते भी हैं कि पीएनए में की मूवमेंट में भी कज़ाफ़ी साहब ने भुट्टो के हक में बात करने की कोशिश की थी। तो 2 चीज़ें मेरी ये गलत साबित हुई पूरे करियर में। तीसरी ये साबित हुई क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे चाह रहा था कि असेंबली ना हुँ, टूटे। ना मैं चाह टूटे। रहा था कि टूटे सही लेकिन इतना आगे जाके टूटे कि ज़िमनी इलेक्शन ना हो सकें। तो इससे उसमें इससे मैंने अपने सबक तो फिर हाँ, देखिए ना, इससे सबक तो हमें ये मिला कि सीनियर साहब ही जो हैं, उनको भी हुँ, ख़्वाहिशात के ऊपर ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र नहीं करना चाहिए, उनको किसी एनालिसिस को के भी ऊपर हाँ, हुँ, वो किसी को मतलब भी है सर। कि अब नहीं इसमें गलती इससे इसमें मतलब देखें ये है ना, कि मैं गलती हो अकेला जाती नहीं। है। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँ, जब हुँ, आपने प्रोग्राम नशर किया, हम कहते हैं ना कि प्रोग्राम का इम्पैक्ट हुआ कि नहीं, जिस दिन आपका हाँ, प्रोग्राम नशर हुआ, उसके फ़ौरन बाद काशिफ़ अब्बासी ने प्रोग्राम किया, वन हुँ, लाइन क्वेश्चन, क्या असेंबली हाँ, टूटेगी कि नहीं टूटेगी? हुँ, हुँ, सब हुँ, ने कहा नहीं टूटेगी। उसके बाद यही सवाल बाकी दीगर मेन स्ट्रीम चैनल्स पे हुए। हामिद मीर ने कहा नहीं टूटेगी, मुख्तलिफ लोगों ने कहा नहीं टूटेगी, तो वो अब पता नहीं हमें हाँ, देख के क्या लेकिन किया लेकिन लेकिन हम हमारी लेकिन हम बड़े ज़रा बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए हम दोनों अ, भाई जो हैं, वो माज़रत कर लेते हुँ। हैं अपने देखने वालों से। नहीं, हो हम तो सकता है ना, देखिए मैंने गलती तो तो हो शुरू में जाती ही है। कहा कि मेरी हुँ, 3 चीज़ें जो है ना बिल्कुल गलत हाँ। साबित हुई ठीक, और ठीक। तीनों लेकिन में चलें, विजुअल हैविंग थिंकिंग थी। सेड दिस हुँ, अब ज़रा थोड़ा-सा आगे आ जाएँ कि अब जो हो गया, अब उसके हुँ, बाद अब जो सूरत-ए-हाल है, अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो अब फ्रंट फुट पे आ गए हुए हैं। अब तो उन्होंने कह दिया जनाब कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो शहबाज शरीफ को भी मज़ा चखाएँगे और साथ-साथ वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई में क्यू लीग जो है वो ज़म हो जाए। ये अब ये सारा मंज़रनामा ये किस तरफ जा रहा है जी? अच्छा देखिए आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि एमक्यूएम ने एक बात की है कि हम फेडरेशन में हुकूमत नहीं हाँ, छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। अब उन्होंने ये अंदिया दिया उसको प्रेसिडेंट साहब को कि आपने इस बेस पे नहीं तोड़ना कि हम अलग हो गए हैं। हाँ, इस बेस पे उनको ये नहीं कहना कि इत्मीनान का वोट लें। ठीक। पंजाब में तो ये बात सामने नहीं आई थी कि गवर्नर को किसी ने कहा हो, इशारा दिया हो कि हम साथ हैं। हाँ, गवर्नर ने तो अखबार पढ़ा सुबह को उठ के उन्होंने कह दिया जैसे हमने पहले कहा तो माज़रत हमने भी की। माज़रत गवर्नर साहब को भी करनी चाहिए कि उनका एक इतना बड़ा हुँ, इस्तेदलाल गलत साबित हो गया। सही बात। चलो रिज़ाइन नहीं करते, माफ़ी तो माँगे ना कि उन्होंने हाँ, क्या पैदा किया हाँ, गवर्नर साहब ने। तो नंबर 1। नंबर 2 ये कि कल से शाम से एक वीडियो ट्रैवल कर रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। मुझे भी कई ग्रुपों से हुँ, ट्रैवल होके आई है। वो ये है कि एक जो बैलेट पेपर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो उस हाँ, जगह पे नहीं हो रहे जहाँ होने चाहिए थे। वो किसी और जगह हो रहे हैं और पीछे हाँ, वीडियो में वो कह रहा है कि आप दिखाएँ ये क्या? उसने कहा ये कागज़ है। उसने कहा नहीं दिखाएँ ये क्या? ये हुँ। बैलेट पेपर है। फिर उसने बैलेट पेपरों के जो आउटर हाँ, उनके नंबर्स पोर्शन्स वगैरह होते हैं, फ़ॉइल फ़ॉइल उनकी पे तस्वीरें दी। हुँ, तो वो कहता है कि रिगिंग बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू कल सबने नशर किया, खास तौर पर अपना मेन स्ट्रीम का जो सुपर चैनल है हाँ, उसने। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेयर हैदराबाद और कराची का हमारा होगा। भई कैसे हुँ, होगा? जब हाँ, तुम्हारे पास नेशनल असेंबली की सीट्स नहीं है, प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स नहीं है, महँगाई होगी इतनी, तो कैसे होगा? हुँ, देखिए, जिस इलेक्शन से एमक्यूएम भाग गई, मैं तो कहता हूँ भाग गई। ये भाग गई एक्चुअली हाँ, उनको पता था, आप देखें ना पिछले इलेक्शन जो थे ज़िमनी, उसमें तीनों ग्रुप्स जो थे इनके, एमक्यूएम के, एक हुँ, जो लंदन में बेस्ड हैं उनके ग्रुप, जो पाकिस्तान में 2 ग्रुप हैं उनके, इन तीनों के जो अपना वोट हैं वो पीटीआई के वोट से कम थे। कंबाइंड हुँ, वोट हुँ, इनके ग्रुप के जितने वोट थे उनसे कम थे। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि हम बायकॉट नहीं, इन्होंने इज़्ज़त बचाई है और हाँ, साथ इन्होंने इनडायरेक्टली वॉक ओवर दिया पीपल्स पार्टी को कि जो एमक्यूएम का वोट है वो पीपल्स पार्टी को पड़ जाए। हुँ, कोई पता नहीं कि इसके दर पर्दा ये कोई प्लानिंग ही चल रही हो कि आप बायकॉट करना ताकि आपका वोट हमें मिल जाए। हाँ, क्योंकि अब वो तो इनकी बात नहीं है, ताकत इनके पास वो वाली नहीं है। एक धमकी तो उन्होंने दी है कि हम क्या हुए शरीफ के सारा शहर बदमाश हो गया। सारा शहर बदल हाँ, तो अब ये वाला थ्रेट है तो काफ़ी थ्रेटनिंग, लेकिन ये कि बहरहाल जो लेकिन क्या क्या पोज़ीशन वो है जो गवर्नमेंट भाई हैं हमारे वंदे मातरम वाले, क्या उनकी जो अपील आई है कि जी बायकॉट कर दें सारे बच्चे जो हैं,
तो क्या उनकी अपील के ऊपर काम होगा? सब लोग जो एमकेएम वाले फिर घर पे बैठे रहेंगे सारे? देखें, अपील की अब उन्होंने निशान लिया पतंग के पिछले इलेक्शंस में। हुँ, पतंग जो है वो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है, उनकी रसूम में भी शामिल है और बाज़ इलाकों में तो हुँ, पतंग बाकायदा मज़हबी रस्म का हिस्सा है। ठीक। ठीक है, कहीं होगी बसंत जो सीज़नल चेंज है उसकी, मौसम बहार की अलामत होगी, लेकिन कुछ रियासतों में ये बाकायदा मज़हबी त्योहार के तौर पे मनाया जाता है। तो ठीक। उन्होंने पतंग लेके लिंक किया कि हम वंदे मातरम के साथ हैं। हुँ, अच्छा, अब ये है कि जो इनका अलायंस है, इनकी पॉलिटिक्स जो है वो पता नहीं किस तरह से ये असेस नहीं कर पाते या ये वक़्ती तौर पर अपने फ़ायदे देखते हैं कि देखें ना, बेनज़ीर के साथ 88 में अलायंस क्या 89 में तोड़ दिया हुँ, सिर्फ़ 1 साल के अंदर-अंदर। हुँ, हुँ। अब अलायंस क्या 6 माह भी पूरे नहीं हुए थे, ये बाहर निकल आए। तो इनकी पॉलिटिक्स जो है बड़ी कन्फ्यूज़ पॉलिटिक्स है, जो कन्फ्यूज़्ड है। आदमी आगे की नहीं देख सकता। मतलब आप 1 साल की तो बंदा देख ले ना फुर्सी वो करके, हम तो फुर्सी इशारे करके का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, इशारा आता है तो फिर वो अपना कुछ ना कुछ कर लेते हैं, अच्छा, इशारा नहीं अब आता तो इशारे फिर शायद आ नहीं रहे तो भगदड़ मची हुई है हर तरफ। देखिए ना हुँ, इशारे मेरा ख़्याल है थोड़े से कम हो रहे हैं। इशारे हुँ, आज भी हो रहे हैं, बैलेट पेपर कराची में इस तरीके से अपने दफ़्तर से अगर निकले हैं, जो भी आगे इंक्वायरी होनी चाहिए, हुँ, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब का कोई बयान नहीं आया। हाँ, अगर इस पे इंक्वायरी होती है, कोई आगे मामला जाता है, तो ये चीज़ें निकलेंगी कि भई रिगिंग कौन कर रहा है, रिगिंग कहाँ पे हो रही है। तो पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है कि मेयर हमारा होगा हैदराबाद, कराची में, हाँ। जहाँ उनके पास कोई सीट नेशनल असेंबली की है ही नहीं। मतलब अच्छा, इतनी नहीं है ये कि ज़रा वो ये आपने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ज़िक्र किया, तो ये जो चीफ़ साहब हैं इनका इतना इनके अंदर इतना तपड़ कैसे आ गया कि एकदम ये खड़े हो गए और उनका जी नहीं इलेक्शन तो हर हाल में होगा। तो इसमें भी कुछ गेम नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल जी, ये देखें हमने पहले भी देखा है कि जब भी इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस होती है तो एकदम एक chaos कन्फ्यूजन खुद पैदा हो जाता हुँ, है कि इलेक्शन हुँ, नहीं होंगे। हाँ, ये एक्चुअली गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो लोगों में एक सस्पेंस पैदा करते हैं कि वो अपनी कैंपेन ना चलाएँ, कैंपेन मिनिमम रहे हुँ, और डर के रहें कि यार हमारा पैसा बर्बाद ना हो जाए। हुँ, अब भी आप देखें कि परसों तक ये होता रहा और परसों शर्जील इमाम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इलेक्शन हर सूरत में कल होंगे, सईद गनी साहब ने कहा कि इलेक्शन हर हाँ, सूरत में होंगे, हाँ, हमने डेट दे दी है। लेकिन साथ ही वो डेट के अल्तवा के लिए भी गए हुए थे इलेक्शन कमीशन में हाँ, और हाँ, ये पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शन हैं जो मतलब आखिरी दिन जाके फाइनलाइज़ हो रहे हैं, जिसमें हुँ, इलेक्शन कमीशन को पहले ही डट के दो टोक वज़ाहत कर देनी चाहिए थी कि इलेक्शन की डेट फिक्स है, फाइनल है, पीपल्स पार्टी हाँ, जो मर्ज़ी करती फिरे। अब देखा ना वो कहते हैं कि 10(1) में इन्होंने जो सेक्शन है ऑर्डिनेंस का उसके तहत इलेक्शन का डिसीजन लिया सिंध गवर्नमेंट ने। हाँ, तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो 19 के तहत जब एप्लीकेशन लेके गए हैं सेक्शन के तहत तो वो उसको नहीं सुन सकती और ये इर्रेलेवेंट है जो प्रो नसीम साहब साबिक़ वज़ीर कानून ने भी ये नुक्ता उठाया। हुँ, तो हुँ। इसी नुक्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने इनकी प्ली मुस्तरद कर दी। तो अब फिर ये जो इलेक्शन जी, जी, प्लीज़ गो अहेड आप कंप्लीट कर लें अपना तो आर्गुमेंट। अब इलेक्शन तो होंगे लेकिन ये chaos इसलिए पैदा किया गया कि टर्नआउट कम हो और जब टर्नआउट कम हुँ। होता है ना तो एक सिफ़र लगाना आसान हो जाता है। तो ये जो सिफ़र है, क्या ये इस तरह के सिफ़र जो हैं, वो लगते हुए आज आपको नज़र आएँगे? क्या जो रिज़ल्ट है, वो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और फिर कोई पार्टी कहेगी कि नहीं, हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं और ज़ाहिर है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल मशीनरी सारी की सारी इलेक्शन कमीशन समेत और बाकी जो लोग हैं, वो तो बड़े एक्सपर्ट हैं इस मामले में, पीपल्स पार्टी के लोग तो ख़ास तौर पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि पीपल्स पार्टी तो देखिए ना 88 से तो इस प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में है, प्रैक्टिकल मीन्स जो इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, 3 साल बाद वोट हुँ, करते रहे, उनको पता है कि हमने कहाँ क्या करना है। और ज़रदारी साहब आपको पता है किंग ऑफ दी जो भी हैं वो हैं। लेकिन जो सर्वे हो रहे हैं मुल्क में, उसमें मुल्क के मसाइल को हल करने के जो लेटेस्ट सर्वे 2-4 दिन पहले जारी हुए हैं, जो हर 3, 4, 6 महीने बाद होते हैं, उसमें ये कहा गया है कि 51% जो है वो इमरान खान से लोग उम्मीद रखते हैं कि मामलात को हल कर सकता है। ज़रदारी साहब का जो है वो 1% है, जो कांस्टेंट है। पहले भी 1% था, पिछले सर्वे में भी, इस सर्वे में भी 1% है। इट्स अ ह्यूज अच्छा, डिफरेंस। बिलावल साहब का 8% था पिछले सर्वे में, इस परसेंट में 0 है। ओह माय आंडा, गॉड! अब बिकते हैं ना गरम आंडे, तो वो इसमें आंडा रह गया। अच्छा, शहबाज शरीफ से उम्मीद लगाई थी 8% ने पिछले सर्वे में, अब उम्मीद लगाइए एक और अंडा। 1% ने। ओए एक होए होए! 1% ने 1% ने। हुँ, तो मतलब अब जो पोज़ीशन है शहबाज शरीफ की और बिलावल की वो खुद उनके इलाकों में भी, उनके सूबों में भी कम हो चुकी है। आप देखें ना तस्वीर इतना ट्रैवल कर रही है कि बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए हैं हाँ, एक ब बच्चों के हुजूम में बच्चे बैठे हुए हैं, और हाँ। इस ठंड के माहौल में सारे बच्चे नंगे पाँव हैं और ओए सबके होए! कपड़े फटे हुए हैं और उसपे लोगों ने लिखा कि बिलावल साहब का जूता जो है वो सवा लाख रुपए का है। ओए होए होए! तो तो देखें ये चीज़ें जो है ना साथ ही वीडियो अब एक और आटे का क्राइसिस जो है वो क्या है? आटे का क्राइसिस ये नहीं है कि आटे की सप्लाई कम है।
आटे का क्राइसिस ये हुँ, है कि आटा मैलन्यूट्रिशन। खरीदा नहीं गया, आटा स्मगल हो गया और बोरियों में से हुँ, गंदुम की जगह पे अपना मट्टी निकल रही है और इसकी ओह हो! वीडियोज़ भी ट्रैवल कर रही हैं कि मट्टी है, तो अब वो मट्टी तो नहीं हुँ, बेच सकते हुँ, ₹160 किलो में, आज आटे का रेट ₹160 हाँ, किलो है। तौबा, तो तौबा, तौबा। जो 1 हफ्ता पहले ₹120 था, आज ₹160 है। अब इस माहौल में अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो सिंध का बल्दियाती इलेक्शन जीत जाएगी, हुँ, तो वही तरीका है। मुश्किल है। वो फिर उनके पास ब अपना वो झुर्लू झुर्लू है, लेकिन फिर भी अगर आप वैसे देखें ऑन ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए, अब पार्टीज़ तो 2 रह गई हैं मेन, पीपल्स पार्टी रह गई और जमात इस्लामी रह गई। तो क्या जमात इस्लामी जीतने के चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? स्पेशली जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे अंदरूनी सिंध के तो ज़ाहिर है वो मैनेज कर लेंगे पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन जो कराची और हैदराबाद वगैरह जैसे शहर हैं, उनमें जमात इस्लामी को आप आगे देखते हैं या पीपल्स पार्टी ले जाएगी? देखिए, पीटीआई के लोग भी मैदान में हैं और इंडिपेंडेंट ने हाँ, भी एक सॉरी बहुत बड़ा पीटीआई ग्रुप सॉरी बनाया। हाँ, 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 और पीटीआई इंडिपेंडेंट ने भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया। इस बार इलेक्शन ये पहले इलेक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। मतलब पार्टी तो नहीं अनाउंस की, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा है कि हम इतने-इतने लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और ये यहाँ फलाँ-फलाँ हल्के में खड़े हो रहे हैं। तो 4 बड़े मेजर ग्रुप्स हैं। एक पीटीआई शामिल कर लें और फिर ये कर लें। जमात इस्लामी और जमात पीपल्स पार्टी। इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान साहब कराची में रहे, अच्छे खासे उन्होंने कराची को हुँ, बना दिया था। नेमत अभी भी नाम कराची में है कि एक अच्छे मेयर साबित हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल दूसरे नंबर पे थे, वो एक अच्छा माहौल छोड़ के गए थे जिसमें डेवलपमेंट बाकायदा हो रही थी और सिस्टम बना दिया था नेमतुल्लाह खान ने। तो जमात-ए-इस्लामी जो है वो स्ट्रैटेजी फ्रेम कर लेती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि स्ट्रैटेजी चलती कोई नहीं है। चलती ही नहीं है, हाँ। जमात-ए-इस्लामी थोड़ी-सी संजीदा है और उस पे ठप्पा ये लग गया है कि ये बहुत ज़्यादा अपना अ, इस तरह के हैं जो मतलब कहीं आके तो हमें ये ना कह दें कि नमाज़ पढ़ो, फलाना करो। कुछ लोग इस चीज़ हुँ, में कहते हैं कि मज़हब के हमें हवाले से, हाँ। हमें मजबूर ना किया जाए, हम खुद अपनी मर्ज़ी से, ये अल्लाह का और हमारा मामला है। हुँ, तो ठीक, ठीक। इस हम कहते हैं कि इस्लाम नाफ़िज़ हो लेकिन दूसरे के ऊपर हो जाए। वो इस चीज़ से हुँ, भी डरते हैं कि एक देखें ना इस्लाम में जिस तरीके से जस्टिस सिस्टम है इस्लाम का, अभी आप हाँ। देखें ना एक अमेरिका में एक 14 साल के बच्चे का बड़ा इश्यू डेवलप हुआ कि उसको 70 साल बाद कहा गया कि वो बेगुनाह था जब उसको सज़ा हुई। हुँ, और जज साहब जो थे वो 22 थे जिन्होंने सज़ा दी 14 साल के लड़के को। ओह और हो! आज ठीक 70 साल बाद उस वक़्त 7 साल का था जब उसको सज़ा 14 साल का था जब सज़ा हुई, उसकी हाँ, बहन छोटी जो 7 साल की थी। तो वो अब 77 इयर्स की है, जिसको जो अब इस केस से बरी हो गया। हाँ। तो ये जो एंग्लो सैक्सन और अमेरिकन जस्टिस सिस्टम है, उसमें इंसाफ नहीं है। अब लोग इंसाफ से भागते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ा हुँ, मसला इंसाफ से भागने का है। कराची के सारे लोग इंसाफ से भागेंगे कि अगर जमात-ए-इस्लामी आ गई तो कहीं हुँ। वो वाला इंसाफ ना हो जाए जो ईरान में होता रहा या वो वाला इंसाफ ना हो जाए जो मतलब एक इस्लामी अदवार में होता रहा है। तो हाँ, लेकिन उससे ये तो भागते हैं। शहरों के ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के शहरों हैं, का यहाँ पे उन्होंने क्या करना है? यहाँ नहीं, पे तो उन्होंने प्रॉब्लम बेसिकली तो तो डेवलपमेंट लोग का काम नहीं, ही करना है ना। करप्शन खत्म हो जाती है ना। देखें हाँ, करप्शन नेमतुल्ला खान ने कर खत्म की थी और किसी हद तक मुस्तफ़ा कमाल ने की थी क्योंकि फंडिंग जितनी भी हुँ, आई थी वो सारी की सारी एब्ज़ॉर्ब हो गई थी मंसूबों में। जब करप्शन नहीं होगी तो लोग कहेंगे कि यार ये तो चली जाए तो अच्छा है और फिर हुँ। वो उसके साथ अकोमोडेट भी नहीं क्योंकि करते क्योंकि और हमारे अंदर करप्शन जो है वो सिस्टम के अंदर रच बस गई हाँ, हुई है। रज और लोग उसको वोट भी नहीं देते कि यार ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, इससे बचो। हुँ, आपने हुँ। जुमला तो सुना होगा ना यार वो बड़ा ईमानदार है, उसको किसी और महकमे में भेज दो। तो हाँ, ये हाँ। सर जब माहौल हो जाए ना तो ऐसे व्हाट अ में पिटी! होना मुश्किल है, लेकिन जो पीटीआई है वो मेरा ख़्याल है कि कराची की उन तमाम सीटों को जीत जाएगी जहाँ-जहाँ वो पहले एमएनए की सीटें जीती हुई थी। ठीक अच्छा है। अगर वो उतनी सीटें निकाल लेते हैं, शहराम खान ने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिस्कशन किया, उसमें जो एजाद-ओ-शुमार पेश की, देखिए के 4 है। मुख्तलिफ जो एनजीओज़ हैं वो अंदरून सिंध इवन अपना जो ये खालिस सहरा है उसमें भी वो हुँ, लगा रहे हैं वाटर प्लांट और पहले 50,000 में लगा रहे थे, आजकल सवा लाख में 2 लाख में लगा रहे हैं। 10-10 साल की गारंटी दे रहे हैं। 10-10 साल की गारंटी दे रहे हैं। इनका के 4 का प्रोजेक्ट जो है उसमें बिलियंस की जो है ना वो करप्शन हो गई, प्लांट चल कोई नहीं रहा, हुँ, आरओ जो है हुँ, सारे बंद पड़े हुए हैं। तो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। अब जरदारी साहब जब सदर थे, आप एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम उठा के देखें उनके दौर का। नवाज़ हाँ, शाह को जितना फंड गया, पूरे लाहौर को हम कहते हैं ना तख्त लाहौर हाँ, को उसके दौर में इतना फंड ही नहीं मिला। के हुँ, अच्छा उसके बाद कराची को जितने फंड्स गए, पानी के लिए, उसकी बहाली के लिए नहीं। एक वीडियो ट्रैवल कर रही है कि जिसमें गैस प्लांट बंद करके बैठा हुआ है, वो कहता है मैं शाम को 4 9 बजे चलाऊँगा। हुँ, तो हुँ। मतलब गैस के प्लांट पे कब्ज़ा है, माफ़िया का कब्ज़ा पानी पे है। तो ये माफ़िया पे जो एक अल्लाह ताला ने फ्री दिया इंसान को, पानी फ्री दिया, हवा फ्री दी, ठीक है। तो पानी पर तो अब इन्होंने ताले लगा दिए सिंध में।
अब अच्छा, आप ज़रा मुझे लगता है थोड़ा-सा कि थोड़ा-सा मैं हवा पे भी चूँकि आप लगा थोड़ा देंगे। टाइम का भी मसला है, लेकिन मैं थोड़ा-सा रैपिड फायर जी। करूँगा और वो उसमें हम ऐसे करते हैं कि मुझे सिर्फ़ साथ-साथ छोटे-छोटे ज़रा जवाबात देते जाएँ। एक तो ये बताएँ कि एमक्यूएम ने जो बॉयकॉट किया है, आप समझते हैं कि उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया है या इनको हॉन्ट करेगा? एमक्यूएम ने देखें बायकॉट इलेक्शन का कभी फ़ायदेमंद नहीं होता और वो हुँ, सिस्टम से आउट हो जाता है। हुँ, एमक्यूएम ने अपनी पॉपुलैरिटी को लूज़ कर दिया है और ये पब्लिक में बता दिया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकती। भाग गई, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि भाग गए। ये अच्छा, भाग गए। अब थोड़ा-सा वो पंजाब असेंबली पे वापस आते हैं। पंजाब असेंबली की जो डिसोल्यूशन हुई है, उस डिसोल्यूशन के बाद अब जो नया मंज़रनामा बनेगा, उसमें आप इमरान खान की स्ट्रैटेजी क्या देख रहे हैं? जी। देखिए, कल भी मेरी इस पे पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है और हुँ, मैंने उनको कहा है कि आपकी सोच से ज़्यादा आसान इलेक्शन है। हुँ, आसान इलेक्शन इसलिए है कि सबको पता है कि वोट किसको देना है और ठीक। इतना मेजर डिफरेंस आएगा कि अगर एटलीस्ट 30% की ना हो रिगिंग, एटलीस्ट 30% की, तो बहुत हुँ, से हलकों में पीटीआई को वॉक ओवर मिल जाएगा। अब मेरा अंदाज़ा ये है कि पीपल इनकी जो पीटीआई की पॉपुलैरिटी नून से ऊपर है, वो तकरीबन 8-10% से 20-25% तक है। यानी अगर किसी हलके में पीटीआई को वोट पड़ता है सवा लाख तो हाँ, या 1 लाख तो नून को पड़ेगा 75,000 एक अंदाज़े के मुताबिक 80,000 मतलब नून जो है वो कम से कम 15, 20, 25,000 के फ़र्क से हारेगी लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में। हुँ, हुँ, तो मेरा गेस ये है कि इस पोज़ीशन के बाद यही पोज़ीशन मतलब बलदियाती इलेक्शन में भी होगी और ये हुँ, पोज़ीशन जनरल इलेक्शन में भी हो। अगर ये 20-25 हज़ार का वो जो ठप्पे हैं वो मैनेज कर लेते हैं, ठप्पे हाँ, सर मैनेज करना तमाम तर बातों के बावजूद बड़ा आसान होता है। ये हुँ, जब आप कराची की वो बात करेंगे ठप्पों की तो उस हुँ, पे करूँगा। तो वो ठप्पे जो हैं, वो उस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन ये मुझे बताइए, ये जो क्यू लीग को मर्ज करवाना चाह रहे हैं खान साहब, अ, वो आप समझते हैं कि ये बेहतर फैसला होगा? सर पार्टियाँ बड़ी पार्टियाँ जो है वो हज़म कर जाती हैं छोटी पार्टियों को। आप हुँ, इंडिया में देख लें बड़ी पार्टियाँ छोटियों को हज़म करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम शहरों में, रियासतों में अलायंस बनाए, लड़े, उसके बाद उसी को जूता मार के बाहर कर दिया और पार्टियाँ खत्म होती चली गई। हुँ। तो बेशुमार पार्टियाँ खत्म हो गई, ज़म हो गई, टूट-फूट गई, इंतशार का शिकार हो गई, ज़ीरो हो गई, मर खप गई। तो अगर क्यू लीग को इमरान खान सूट साहब करता है, क्यू लीग को हाँ, सूट करता है पीटीआई में शामिल हो जाना या ज़म हो जाना इस तरह? सर ये इनके अपने चौधरियों के तशख़्ख़ुस हैं, लेकिन चूँकि चौधरियों की पार्टी में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है कि सदर कौन हुँ, है। कल को अगर वो इसमें हुँ, ज़म नहीं होते, जो मेरा अंदाज़ा हाँ, है, हाँ, अगर ज़म नहीं होते तो शुजात की एक तलवार जो है वो कहीं न कहीं कानून का रंग दिखा सकती है कि कहीं एक हुँ, नुक्ता तो है ना कि कहीं गोली मारने के लिए सियासत को। हुँ, हुँ, तो वो एक पॉइंट है, अगर वो दम हो जाएँगे तो वो जो एक कानूनी तलवार है कि ये तो शुजात सदर है कि फलाँ हुँ, सदर है या हुँ, पार्लिमानी सदर कौन है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो चौधरी फैमिली है उसका तशख़्ख़ुस एक अलग पार्टी के तौर पे कुछ इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्यू लीग जो है वो तो हाँ, अपना मुशर्रफ के दौर मुशर्रफ, की पैदावार है हाँ, ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसको तो 2002 के इलेक्शन में अपना बनाया गया सीटें-सूटें था। हाँ, मिली ना, फिर हाँ, ये वज़ीर आला बन गए। हाँ, तो 2 से उसका जो सफ़र है वो कोई बड़ा ऐसा नहीं है। देखिए ना पैट्रियट बनी, खत्म हो गई। हुँ, वो भी हुँ, ज़म हो गए कहीं न कहीं जाके तो हाँ, इसी पीपल्स तरीके से पार्टी में, नेशनल पीपल्स पार्टी बनी थी, खत्म हो गए। हाँ। तो ये कोई इनको इतना पॉलिटिकल अच्छा, फ़ायदा ये होगा। जो तहरीक-ए-अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब उन्हें मज़ा चखना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल नज़र आ रही है आपको? क्योंकि कुछ एमपीएस जो हैं और एमएनएज़ ख़ास तौर पे, वो कह रहे हैं, जो नून लीग के हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम पीटीआई को जॉइन कर लेते हैं और उधर से जब हम आएगी तो रिज़ाइन दे देंगे, तो वो ज़ाहिर है कि उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मसला बन जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटी आपको नज़र आ रही है? या और यस, इमरान खान को क्या इस तरह करना चाहिए? इस वक़्त हैरानकुन तौर पर जो इमरान खान हैं, उनकी पॉलिटिक्स बड़े-बड़े पॉलिटिशियन से बेहतर साबित हो रही है। हुँ, और हम जैसे दानिश्वर भी उनकी पॉलिटिक्स को नहीं समझ सके, कहीं तो पिट भी गए। हुँ, हुँ। मेन स्ट्रीम मीडिया के सारे जर्नलिस्ट जो शाम को 7 बजे से 11 बजे तक अपने तज़िये देकर जाते हैं, इंकशाफ़ात करके जाते हैं कि हाँ, हमने तहलका ख़ैज़ इंकशाफ़ कर दिया, वो सुबह को पता लगता है गलत हो गया। तो हम तो हफ़्ते के हफ़्ते आगे थोड़ा-सा बोल के जाते हैं ना। हुँ, तो सर ये कि ये अपना इस वक़्त इमरान खान की पॉलिटिक्स बेहतरीन है हुँ, और उनके साथ अवाम है। इसलिए वो जो भी कहेंगे पॉलिटिक्स में चाहे वो हुँ। काफ़िले को दम करें, चाहे ना करें, चाहे इलेक्शन अर्ली हो, बाद में हो, गेम इमरान खान के हाथ में रहेगी, वो इसका कंट्रोलिंग पावर है। तो और क्या जो क्या मेरा कंट्रोलिंग पावर के पीछे भी तो कुछ लोग हैं ना लगे हुए कि जी उनको नहीं आने देना। क्या वो लोग जो इन्होंने रेड लाइन की बात कर रहे थे, क्या वो कामयाब हो सकती हैं या उनको पिछाड़ देंगे वो? देखिए रेड लाइन जो है वो फिर एक बहुत बड़ा क्योस पैदा करेगी जैसे कई मुल्कों में हुआ, लेकिन फिर बगावत के मुकदमे भी बनेंगे जैसे कई मुल्कों में हुआ। आप तुर्की में देखें, हुँ, हाँ, अगर मतलब रेड लाइन में कल कुछ हलकों में फिरा हूँ,
जहाँ मैं अभी इलेक्शन कैंपेन तो नहीं शुरू हुई, लेकिन वैसे देखा है बाहर जलसों में, इज्तिमात में, तो वो तुर्की वाली सिचुएशन हो जाएगी, लोग अब एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं हैं। हुँ, हुँ। आप देखें ना कि लोग कहीं भी उधर अपने ब्राज़ील में देख लें कि हारे हुए के आदमी ने पार्लियामेंट पे कब्ज़ा कर लिया, अमेरिका को हाँ, अगरचे हाँ। बड़ी दोस्ती थी ट्रम्प के साथ, उनके जो सदर बोल्सोनारो थे की। साबिक, बहुत हुँ, दोस्ती थी, लेकिन उनको उसकी मज़म्मत करना पड़ गई और उन पे गद्दारी के मुकदमे बन गए। हो सकता हुँ, है अगले प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस कर रहे हों कि बहुत ठीक। ज़रूरत साहब का क्या बनेगा। तो सर, अब वो माहौल नहीं है, लोग इलेक्शन के नताइज नहीं मानेंगे क्योंकि सारे नतीजे उनके ज़हन में इस वक़्त फिक्स हुए हुए हैं। हुँ। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब वापस आते हुए देख रहे हैं आप? फिर वही विशफुल थिंकिंग कि मेरा अंदाज़ा है कि मुझे नहीं आना चाहिए क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। देखिए, नवाज़ शरीफ वापस आएँगे तो एक बहुत बड़ा कैओस ये पैदा होगा कि अदालत में पेश क्यों नहीं हुए थे, भाग क्यों गए थे, हुँ, भगोड़े थे, फलाना था। और वो इल्ज़ामात जो अभी दबे हुए हैं, लोग पूछेंगे, जर्नलिस्ट भी पूछेंगे कि वो जो तुम्हारे प्लेटलेट्स थे, वो हाँ, वहाँ वो क्या जाके हुआ? कैसे पूरे हो हुँ, गए और जो प्लेटें इधर आने से रोक रही थी, वो आगे की तरफ कैसे ले गईं। तो ये चीज़ें तो फिर कैंपेन इनके कौन आगे चलाएगा नून की? नून की कैंपेन के लिए उन्होंने मरियम नवाज़ को तो तैयार किया ना कि उनको उन्होंने पावर दे दी। अब देखें ना, नून की कैंपेन के लिए यहाँ पे 2 बड़े थंप जो समझे जा रहे थे कानून हुँ, के और स्ट्रैटेजी के, वो दोनों पिट गए। हुँ, एक थे अता तारड़ और दूसरे थे राना सनाउल्लाह। राना हुँ, सनाउल्लाह अपने हलके का इलेक्शन हार गए, फैसलाबाद का ज़िमनी इलेक्शन, हाँ, हाँ। और अता तारड़ साहब इस गेम में हार गए, जो टीवी पे आके कह रहे थे, देखा ना, ये तो क्रिमिनल था, उन पे मुकदमा बनना चाहिए था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जियो फेंसिंग हमें कर रहे हैं, इदारे बता रहे हाँ, हैं। भई आप हाँ, अरकान पार्लियामेंट की जासूसी कर रहे हो। देखिए ना, हाँ। पीटीआई बात चीज़ों में कमज़ोर है कि वो जो उनके अदगले के वीक पॉइंट्स होते हैं, उन पे हमले नहीं करती, वो अपने पॉइंट लेके हुँ, चलती है। सही बात। अब ये उनका इतना बड़ा वीक पॉइंट था कि भई तुम जासूसी कर रहे हो, लॉ बताओ और आ हाँ, जाओ कोर्ट में बात करते हैं, उन अरकान असेंबली को चाहिए था। दूसरा जो देखें ना, अब इतनी स्टेट पावर इस कदर प्रेशर डाल रही है कि लोग पैसे लेके मुनर्रिफ हो गए हैं। हुँ, पीटीआई के जो अरकान टूटे थे, वो बिल्कुल सही टूटे हुए थे। 12-15 जो वो बता रहे थे और फिगर 20 तक जा रहा था, वो यकीनी तौर पर टूटे हुए थे, लेकिन पैसे लेके भी उन्होंने वोट पीटीआई को दिया। ओए होए तो होए! और सिर्फ ये 2 बचे। पब्लिक प्रेशर होगा ना? हाँ, ये वो प्रेशर था जिसका हमने कहा कि तुर्की वाला हाल होगा अगर हुँ, इन्होंने किसी भी तरीके से रोका। देखिए, कोर्ट जो है ना, वो किसी न किसी हद तक तमाम लॉ को देखने के बावजूद पॉलिटिकल प्रेशर को भी देखती हैं। इंडिया को देख लें, इवन हाँ, ट्रम्प को देख लें, बिल्कुल। और खुद क्लिंटन का बयान था कि हमारी अदलिया, जब वो सीएनएन पे एक काले को मारने की तस्वीर चली थी जिसमें 4 गोरे हाँ, सिपाहियों ने काले को मारा था। हुँ, ये क्लिंटन का ज़माना था जब उन्होंने कहा था कि ज्यूरी डिसीजन देते वक़्त हाँ, नेशनल हाँ, हार्मनी को पेश नज़र रखे, और उस पे कोई एक साबिक फिर रहे थे अपना लॉ एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि जो मुल्क इंसाफ करने से टूटता है, बेहतर है कि वो टूट जाए, क्योंकि हमने तो हाँ। सुना है कि लोग मुल्क इंसाफ से मजबूत अच्छा, होते हैं। इंसाफ की जो बात है, आज एक और इंसाफ की बड़ी ज़बरदस्त आपने खबर देखी होगी कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब ने, साबिक जो जज थे जिन्होंने उनको बरी किया था, एजाज़ हसन अवान साहब, उनको रिटायर होते ही इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के ओहदे पर तैनात कर दिया और उनकी तैनाती जो है फ़ौरी तौर पर नाफ़िज़ुल अमल होगी और उनकी तनख्वाह जो है वो एमपी स्केल 2 के मुसावी होगी। तो ये भी तो एक इंसाफ हो रहा है ना यहाँ पे? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था इफ्तिखार चौधरी ने कि कोई जज अपने जज के मनसब से नीचे का ओहदा कबूल ना करे। हुँ, कोई जज अपने जज के मनसब से नीचे का ओहदा कबूल ना करे। हाई कोर्ट के जज की सैलरी और इंफॉर्मेशन कमीशन का ग्रेड एमपी 2 जो है, अब हाँ, जज तो एमपी 1 से ऊपर होता है। अब ये हाँ, एमपी 2 में चले गए हैं, जो ऑलमोस्ट कोई 3-4 लाख का पैकेज बनता होगा, 2 लाख, हुँ, 2.5 लाख से ऊपर जाके। अच्छा, फिर इन्होंने रिक्वेस्ट करनी है इनके डिसीजन को देखने जाके हाई कोर्ट ने। इसका मतलब ये है कि एक इंफीरियर कोर्ट है हुँ। बनिस्बत उसके, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन भी की है। अच्छा, प्लस ये तो अंधाधुंध करके ऑब्लाइज कर रहा है ना, और ये एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे सर बेशुमार एग्जांपल्स हैं। जैसे ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो वाइफ हैं, उनको एक बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्टिंग या मिली थी एफबीआर हुँ, में, जो हुँ, एफबीआर के हुँ। एम्प्लॉयी हैं। तो ये चल रहा है सिलसिला, ये जस्टिस ये डे ये इस तरह होता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह के जो बौने हैं वही हमारे सिस्टम का जो है ना वो कलंक का टीका है और उनको उनसे बचना भी चाहिए, उनको रोकना भी चाहिए। जी, बिल्कुल। अच्छा, वो और कराची की बात रह गई, मैं ज़रा हाँ, आपको एक नहीं, नहीं वाकया बता दूँ कि कराची से पहले कराची आखिर में लेकिन एक देखें ना हमारे बड़े महबूब साबिक चीफ जो हैं, वो आज दुबई में फिर रहे थे और सड़क के ऊपर अच्छा। उनको देखा किसी ने और वीडियो बना ली और हमने देखा कि वो ब्लडी सिविलियंस लग रहे थे और क्या ये सफ़र हो रहा है वहाँ पे? क्या वो पाकिस्तान से चले गए हैं और क्या मैसेज दे रहे थे वो? देखिए, दुबई का कानून ज़रा सख्त है, तो हुँ, वो दुबई की सड़कों पे आराम से फिर सकते हैं।
आप तो वहाँ पे समझ गए ना क्या वहाँ कहना चाह रहा हूँ? वहाँ 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 अगर वहाँ वो पे उन अगर वो बेल्जियम गए, हाँ, तो वहाँ इंसानी हकूक और हुँ, आज़ादियाँ शहरी जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, लोग कह रहे हैं कि इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि लोग अपना पैसा वेस्ट में भेजने की बजाय दुबई और मिडल ईस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि हाँ, वहाँ इस तरह की मुखालफतें नहीं हो सकती। आप हाँ, देखें नवाज़ शरीफ के को अपने घर में आराम नहीं है। अब पैसा किस काम का अगर आप रात को हुँ, सुकून से सो ना सकें और 20 आदमी सही रोज़ बात, आपके दरवाज़े के बाहर आके सही नॉक बात। कर रहे हों कि आपने पैसा चोरी किया है। और खुद वहाँ की स्टेट भी आपको समझती हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो और गड़बड़ है। आपने शायद सुना है कि पता नहीं कि बोतल गाली साहब जो हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के सामने जो प प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें पाकिस्तान के 2 मसले बताए हैं। हाँ, एक मसला तो वसाइल की कमी से जुड़ा हुआ है, दूसरा करप्शन है। अब हाँ, देखें ना पीएम के सामने वो कह रहे हैं कि तेरे मुल्क में करप्शन है, अब इशारा ओह किसकी हो! तरफ है? अब ओह इमरान हो! खान की तरफ तो होने से रहा। तो हाँ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी जिसको अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं आधा अंदर चला जाता ज़मीन के, कि ओह ये हो! मेरे मुँह पे इन्होंने क्या कहा है? क्योंकि देखें क्या ना, कहा? अगर फ़र्ज़ करें शहबाज़ को नहीं कहा, तो नून को नहीं कहा तो पीपल्स पार्टी को कहा किसको? होगा। ये हुँ, सारे 2 ही लोग तो हुकूमत में रहे ना। हाँ, तो इन सारे ही हैं। दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनली ये परसेप्शन एक वक़्त ओन हो गया है और इन लोगों को मिडल ईस्ट में रहना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ सड़कों पे नारे लगाएँगे तो तीसरे नारे अंदर होंगे। लगाएँगे। चलें जी, कमिंग बैक टू एमक्यूएम, आखिर में सिर्फ ये बताएँ कि क्या एमक्यूएम जो है वो उनका क्या माज़ी है इस हवाले से और क्या-क्या ठप्पे-शप्पे लगाते रहे हैं वो? देखिए, मैं 2 वाकया सुनाऊँगा जिससे पब्लिक को समझ आना चाहिए कि इस बार इलेक्शन से क्यों हार भागे। और हुँ, दूसरा कि वो अपना जब उन्होंने कहा कि हम अब क्या शरीफ हुए कि पूरा शहर बदमाश बन गया, बदमाश बन इसकी गया, हाँ। 2 की इनकी साइकी क्या थी? मेरे एक दोस्त बन गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक इलेक्शन में। अच्छा, इलेक्शन का रेफरेंस नहीं दूँगा वरना ये समझ जाएँगे, हुँ, क्योंकि आजकल ये शराफ़त छोड़ना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ, तो वो कहते हैं कि मैं जब लेटर लेके आ रहा हूँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट का लेके आ रहा हूँ घर की तरफ, तो मुझे लगा कि पीछे कोई मोटरसाइकिल ट्रेस कर रहा है मुझे, अच्छा, पीछे आ रहा है। हुँ, और कहते हैं मैं घर पहुँचा, घर के अंदर दाखिल होते मुझे फ़ोन आया कि माशाल्लाह मुबारिक हो, आपको एरिया में प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दिया गया है। हुँ, कहते हैं मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? उन्होंने कहा बस हमें पता लग जाता है, हम हमारे भी कुछ रिसोर्सेज़ हैं। तो कहते हैं हाँ, हाँ, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, फलाँ डिपार्टमेंट में वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, रिटायर्ड थे, उस वक़्त हुँ, अब रिटायर्ड हैं बहरहाल, तो हयात हैं कराची में। उन्होंने कहा कि आप फलाँ डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा आपने काम किया, माशाल्लाह बड़े जेन्युइन और जीनियस आदमी हैं, अच्छा इलेक्शन करा देंगे। तो फिर कहते हैं हाँ, आपकी एक बच्चा जो है वो फलाँ जगह जॉब करता है, दूसरा उस जगह काम करता है, आपके फलाँ रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, बेटी वहाँ रहती है। तो कहते हैं ऐसे करते-करते अब ये सारा जो है वो वही था, हुँ, जो शराफ़त का केस था कि हाँ, हमें आपकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड का पता है। जो इंडियन वैसे चला फ़िल्मों में गया। होता है ना, बिल्कुल, तो वो कहते हैं मैं डर गया तो उन्होंने कहा बस आपने एक काम करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि हमें एक कॉपी दे देनी है, एक पैकेट दे देना है। हाँ, अब एक पैकेट का उन्होंने क्या करना था ये अल्लाह जाने। हुँ, कहते हैं मैं गया उसी वक़्त वापस और मैंने कहा मैं हार्ट का मरीज़ हूँ दिल का, तो मैं हाँ, इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अच्छा वो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त थे और, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार आप कमाल के आदमी आपने छोड़ दिया, वो तो काम ही बड़ा आसान है, हमने तो किया कुछ नहीं। हुँ, मैंने एक हाँ, पैकेट उनको दे दिया, उन्होंने 2 नंबर के संगे बैलेट पेपर छपवाए, उसी पैकेट की बेस पे। ओह हो, सेम हो! सीरियल नंबरों के वो छपवाए, वो वहाँ पे लगे, अंगूठे उन्होंने प्लास्टिक के बनवाए और कहते जी सारे लगा के सुबह कहते मैं तो कुछ भी नहीं किया, मुझे उन्होंने आगे बैलेट सारा रिजल्ट बना के रखा, मैं साइन करके आ गया, खाने-शाने खाता रहा। ओह हो, अच्छा, हो! दूसरा वाकया जो शराफ़त का है, वो ये है सर कि मैं कराची गया तो नज़ीर लगारी साहब बोल चैनल पे होते हैं। उस वक़्त हाँ, वो जंग ग्रुप के साथ मुंसलिक थे। अच्छा, हाँ, बहुत बिल्कुल, शरीफ, सादा और सिंपल आदमी हैं, जीनियस भी हैं और गहरी नज़र भी रखते हैं सियासत पे। मैं उनकी गाड़ी में बैठा, मुझे वो कहीं कहते आओ यार तुम्हें कोई थोड़ा-सा शहर दिखाऊँ। मैं कहा हुँ, दिखाएँ। अब वो मुझे मैंने कहा कोई शहर-शूर दिखाएँगे, चले कोई खाना-वाना खाएँगे यहीं बैठ के। तो हम एक अंदर गए, इलाके गए। उन्होंने कहा ये वो जगह है, जहाँ पे नसीरुल्लाह बाबर के ज़माने में जिन थानेदारों ने एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन किया था, उनको हाँ, यहाँ लटका के फलाने को मारा गया था, फलाने को वहाँ मारा गया था। उन्होंने 2-3 इलाके दिखाए। तो मुझे लगा कि जो मेरा साँस ऊपर का ऊपर ओह! रह गया, नीचे का नीचे हुँ, और मुझे डर लगा कि कहीं सारा ऊपर ही ना चला जाए। हाँ, किधर आ मैंने कहा गया? भाई निकलो यहाँ से। तो देखें ये जो इनकी माज़ी की पॉलिटिक्स है वो तो यही है कि नसीरुल्लाह बाबर ने के एसएचओ जितने भी थे वो सारे के सारे मार दिए गए, सारे के हुँ, सारे। और दुरानी जिनकी डेथ हो गई जो आईजी सिंध थे मुझे रेलवे में मिले, वो रेलवे के बन गए थे अपना एसपी रेलवे, एसएसपी रेलवे। वो थे इलेक्शन हो रहे थे सिंध में तो वहाँ पे हाँ, एक ईस्ट था कि पता नहीं नॉर्थ था उसके डिस्ट्रिक्ट के वो एसएसपी थे।
मुझे वो अपने जब हम कूपे में बैठे हुए थे, मुझे दुरानी साहब कहते हैं कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा बड़ा मुश्किल है ऐसे इनके हालात को सँभालना, रोज़ टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है। हुँ, उन्होंने कहा, कहता है 2 मिनट का काम है। अच्छा मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये 2 मिनट के उनके पास कौन-सा गोला दीन का चिराग है? मैंने कहा आप 2 मिनट में कर लेंगे? कहता है हुँ, मैंने 2 मिनट में कर लिया था। अच्छा मैंने कहा कैसे? कहते हैं पटरियाँ-वटरियाँ उखड़ रही थी, सारा कुछ और गाड़ियाँ स्नैच हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। तो जब मैं हाँ, पहले दिन कराची में गया, तो मुझे एसएचओ का मैसेज आया कि सर फलाँ एरिया में 3 लड़कों ने गाड़ी छीनी है। मैंने कहा पकड़ लो। कहते उसने कहा कि सर पकड़ना है? मैंने कहा पकड़ हुँ, लो। कहते उन्होंने फिर पूछा सर पकड़ना है? मैंने कहा पकड़ो और फिर मैंने कहते हैं डायरेक्शन दे दी कि तुम उनको लेके फलाँ थाने में आओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। कहते मैं अच्छा, उनको लेके थाने में गया और हम उधर पहुँच गए। अच्छा, एसएचओ ने रिपोर्ट दी कि सर 2 आदमी भाग गए, एक को हमने हुँ, पकड़ लिया। भगा दिया ना, कहते अभी मैं थाने में गया हूँ तो मुझे फ़ोन आया, उन साहब वंदे मातरम साहब का फ़ोन आया कि अपना मुझे मैसेज दिया एसएचओ ने कि वंदे मातरम का फ़ोन है। कहते हुँ, अब मैंने रिसीवर उठाया तो आगे उनका पीए बोल रहा था। अब कहते हैं मैंने कहा कि यार एसएसपी को वंदे मातरम पे पीए लाइन पे लाके बात करेगा। तो मैंने हाँ, उसको कहा पीए को मैंने कहा जिसने बात करनी है पहले लाइन पे और मैंने खड़ाक फ़ोन रख दिया। कहता मैं समझ गया कि ये बंदे नहीं टिकने यहाँ पे, भाग जाएँगे अभी, ये जितने भी हाँ, केसेज़ मर रहे हैं तो सारे इसी तरह चल रहे हैं। कहते मैंने फिर एक जो आया हुआ था उसके पाँव में गोली मारी और मैंने ओह कहा हो! पुलिस मुकदमे का केस बनाओ और इसको फारिग कर दो, डाल दो थाने में, 2 दिन बाद इसने निकल जाना है यहाँ से। तौबा! फिर कहते हैं कि मैंने कहा फिर आप रेलवे में कहाँ से आ गए? जब कहते उसके बाद कार स्नैचिंग ऑलमोस्ट 0 पे आ गई। कार स्नैचिंग दुरानी का अगर हुँ, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट का एरिया टाइम देखें ना तो हुँ, कार स्नैचिंग वो कहते 0 पे आ गई थी। फिर कहते हैं कि जब इलेक्शन होने लगे, शायद जाम सादी का ज़माना था, तो एमक्यूएम ने उनको एक अपना रखा कि जब तक इस आदमी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हुँ, तो कहते हैं मेरी एक कंडीशन आ गई, मैं ट्रांसफ़र हो गया। अब देखें ना कि एक एसपी इलेक्शन का नक्शा बदल सकता है, हाँ, एक बिल्कुल, डीसी इलेक्शन का नक्शा बदल सकता है। अब इलेक्शन का हमारा प्रॉब्लम ये हम कहते हैं निगरानी पे फ़ौज रहे, फ़ौज क्या कर हाँ, सकती है निगरानी क्या पे? कर ठप्पा हाँ, तो इलेक्शन के अफ़सरों ने और महकमा तालीम ने लगाना है। हम हाँ, बंदे लेते हैं महकमा तालीम से, महकमा तालीम मज़हरुल हक साहब के पास तवील अरसे तक रहा, पिछले दौर में भी रहा है, इस हाँ, दौर में भी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सिंध में जितने भी लोग हैं, भर्तियाँ सारी कहाँ से हो रही हैं, इवन जो अर्बन एरिया में हो रही हैं, वो या तो एमक्यूएम की हैं या पीपल्स पार्टी की हैं, लेकिन हाँ, उनकी मैनेजमेंट जो है कंट्रोल उनके पास है। सारा उनके इसलिए पास आप सिंध में जेन्युइन इलेक्शन नहीं करा सकते। नहीं करवा सकते। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको रोकना नहीं चाहता वैसे नाज़रीन मैं माज़रत चाहता हूँ तवालत के लिए लेकिन सुहैब भाई के साथ मेरा मसला ये है कि मैं उनको रोक नहीं सकता, मेरे बड़े भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं और ही इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज और बैकग्राउंड भी आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त है सुहैब भाई का। सुहैब भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला करे कि हम जो बात कर रहे हैं वो लोग सुने भी और उसके ऊपर अमल भी हो सके और इंशाल्लाह राब्ता भी रहेगा आपसे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम आपका भी वालेकुम व शुक्रिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम